welcome to this new episode of Frankly Speaking. And with the country's eyes on the farmers' protest, I'm happy to bring to you the Chief Minister of Madhya Pradesh, Mr. Shivraj Singh Chauhan, who's joining me on Frankly Speaking and has been a central force in this entire farmer agitation. And he's going to decode for us whether the central laws are actually for the benefit of the farmers or whether this opposition to it is only politically sponsored. Thank you very much शिवराज जी हमारे साथ फ्रैंकली स्पीकिंग पर बात करने के लिए। जी आपको धन्यवाद। शिवराज जी मैं आपसे पूछना चाहती हूं सीधा ये कि ये फार्मर्स का जो मुद्दा बन गया है, किसान आंदोलन जो एक मुद्दा बन गया है, ये सरकार के लिए नई दिल्ली में और राज्य सरकारों के लिए ये किस तरह हो रहा है? क्योंकि अभी तक हमने मध्य प्रदेश में कोई खास किसान आंदोलन के बारे में सुना नहीं है, जबकि मध्य प्रदेश में हमें याद है 2 साल पहले मंदसौर में काफी आंदोलन हुआ था। इस वक्त किसानों का मध्य प्रदेश में आंदोलन ना करना, पंजाब हरियाणा में करना, ये किस तरफ संकेत देता है? देखिए, इन किसान कानूनों के किसान व्यापक पक्ष में हैं। कुछ इलाके में केवल भ्रम पैदा किया गया है, गुमराह करने की कोशिश की गई है और जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनसे भी सरकार लगातार चर्चा और बातचीत कर रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत दूरदृष्टि वाले नेता है, बहुत दूरदर्शी नेता है। उन्होंने संकल्प लिया कि किसानों की आय को वो दुगनी करेंगे। आय दुगनी करने के लिए और अनेकों कदम उठाए हैं, उसकी आज मैं व्यापक चर्चा नहीं कर रहा। लेकिन इसके साथ साथ ये तीनों कृषि कानून किसानों की आय बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होंगे। इनको सही परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है, जिसको देश का अधिकांश किसान देख रहा है। अब देखिए, किसान अगर कृषि उपज मंडी में फसल बेचने ले जाता है और उसको ये लगता है कि एक विकल्प और हो फसल खरीदने का, और कोई बाहर कृषि उपज मंडी के उससे उसकी फसल ठीक दाम देके खरीदता है। बाहर का मतलब उसके घर पे खरीद सकता है, उसके खेत में खरीद सकता है, कोई प्राइवेट मंडी खोल के खरीद सकता है। तो एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। मंडी में अगर ठीक दाम मिले तो किसान मंडी में ले जाए। लेकिन आप जानते हैं कि मंडी का भी व्यापक विरोध हुआ, मंडी की अव्यवस्थाओं के कारण, मंडियों की परेशानी के कारण। और तब आज से नहीं, कई वर्षों से यह मांग उठ रही थी कि मॉडल एक्ट एपीएमसी बनना चाहिए। उसी दिशा में ये कदम उठाए गए हैं। किसान को विकल्प दिया गया है कि अच्छा दाम अगर बाहर भी मिलता है तो किसान को बेचने दीजिए। उसको हम बाध्य कैसे कर सकते हैं कि आप केवल मंडी में जाकर ही बेचे? और इसलिए बेहतर प्रतिस्पर्धा होगी तो दाम बेहतर किसान को मिलेंगे। कोई फूड प्रोसेसर सीधे खरीद सकता है तो विचौलिए के बीच में जरूरत क्या है? कोई एक्सपोर्टर जो एक्सपोर्ट करता है वो सीधे किसान से उसके घर में खेत में खरीद ले तो विचौलिए की जरूरत क्या है? और इसलिए पहली चीज किसान कानूनों में यही है कि मंडी के अलावा उसको विकल्प दिया गया है। दूसरी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है। मैं किसान हूं, मुझे अगर बोनी के समय पता चलता है कि मुझे इतने, मेरी जो फसल है वो इतनी कीमत पर खरीदी जाएगी, कोई व्यापारी या कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है और मुझे लगता है कि मुझे इससे फायदा है, तो किसी को आपत्ति क्या हो सकती है? और उसमें भी इस बात का प्रावधान है कि रेट अगर कम हुए तो भी व्यापारी उसी रेट पे खरीदेगा जो कॉन्ट्रैक्ट में है, और अगर रेट बहुत ज्यादा बढ़े तो उसमें से निकलने का क्लॉज भी किसान के लिए रखा गया है। एक स्टॉक लिमिट की बात थी। स्टॉक लिमिट क्यों होने चाहिए? अनलिमिटेड क्यों ना खरीदे? अगर खरीदी अनलिमिटेड होगी, कोई व्यापारी खरीदता है और कोई खरीदता है, तो दाम निश्चित तौर पर बढ़ेंगे। तो दूरगामी दृष्टि से आप देखें, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सोच समझ के कदम उठाया है किसानों के हित में। और देखिए, प्रधानमंत्री जी के दिल में तो, दिमाग में एक जिद है, एक जुनून है, एक जज्बा है कि मैं कैसे किसानों की आय दुगनी करूं। उसी दिशा में उन्होंने ये कदम उठाए हैं। जिन किसानों के मन में भ्रम है, लगातार सरकार उनसे बात कर रही है। लेकिन शिवराज जी, आपने ये कहा कि देश के कुछ हिस्सों में किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। तो अगर भ्रमित हो रहे हैं किसान, उन्हें किया जा रहा है, तो इसका मतलब जो ऑपोजिशन पार्टीज जिन पर शायद आप ये आरोप लगा रहे हैं, उनकी कम्युनिकेशन आपकी कम्युनिकेशन से बेटर है, तभी किसान उनकी बात मान रहे हैं, आपकी बात नहीं मान रहे हैं।
इसको आप कैसे कहेंगे? भ्रमित किसान कैसे हो रहा है अगर उसे दिखेगा और आप उसे ज्यादा समझा पाएंगे? देखिए, देश में आप देख रहे हैं, आपने जैसे मध्य प्रदेश का ही आपने खुद स्वयं उल्लेख किया, अनेकों राज्यों में आप देख लीजिए कहीं किसान आंदोलन नहीं है। किसान कानूनों को किसान समझ रहे हैं। जो नहीं समझे या जिनको उसका अलग अर्थ कुछ बताने की कोशिश की गई है, उनसे खुले मन से हम बातचीत कर रहे हैं और हमारा विश्वास है कि हम सही बात उन तक पहुंचा पाएंगे। शिवराज जी, मैं सवाल आपसे ये पूछती हूं कि अभी 2 दिन पहले सरकार ने कुछ ऐसे सुझावों की स्वीकृति की है और रिटर्न में दिया है किसानों को कि हम ये सब चीजें बदलने के लिए तैयार हैं। इसमें कोई 8-9 मेजर पॉइंट्स हैं जिस पर सरकार ने उनकी बात मानने की कोशिश की है। तो मैं आपसे फिर दोबारा से पूछूंगी कि क्या पहले की जो बिल और जो लॉ बना था उसमें कंसल्टेशन कम था? कंसल्टेशन क्या इन लॉज को पास करने के बाद किया जा रहा है? और अगर आप 9 बिंदुओं पर अब चर्चा करना चाह रहे हैं और उसे अमेंड करना चाह रहे हैं, तो क्या पहले ये खामियां थी लॉ में और इसलिए किसानों का जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है? देखिए, लोकतंत्र संवाद से ही चलता है। आखिर इतना विशाल देश है हमारा, अलग अलग विचार और मत के लोग हैं, एक मुद्दे पर भी अलग अलग राय हो सकती है। और इसलिए अगर कोई शंका पैदा हुई तो सरकार ने कहा कि चर्चा करें, बातचीत करें। अब 2 प्रमुख चीजें, एक बात कही गई थी कि मंडी बंद हो जाएगी। मंडी किसी भी कीमत पर बंद नहीं होगी, मंडी का विकल्प रहेगा, मंडी के बाहर भी विकल्प रहेगा। दूसरी बात यह कही गई कि एमएसपी पर खरीदी नहीं होगी। सरकार अब लिखित आश्वासन देने को तैयार है कि एमएसपी पर खरीदी जारी है, जारी थी, जारी रहेगी। बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूं, जो भ्रमित कर रहे हैं यूपीए जैसे दल, यूपीए, कांग्रेस जैसी पार्टियां, उनने कितना एमएसपी पर खरीदा उनके राज्य में, उनके शासन में, उनसे कई गुना ज्यादा, चाहे गेहूं हो, चाहे धान हो, चाहे दलहन हो, चाहे तिलहन हो, मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने खरीदा है। और इसलिए अगर कोई बात है तो चर्चा करने को सरकार तैयार है। इसमें कौन सी दिक्कत है? कोई शंका है तो उसका समाधान तैयार करने को तैयार है। और इसलिए व्यापक पैमाने पर नहीं, पर अगर कोई चर्चा पहले होनी चाहिए थी या चर्चा तो अब हो रही है? करने का भी प्रयास जो किया जा रहा है। चर्चा अब हो रही है शिवराज जी, ये पहले नहीं होनी चाहिए थी? ये पार्लियामेंट में भी आप जानते हैं इस पर चर्चा हुई, लोकसभा में चर्चा हुई, राज्यसभा में चर्चा हुई, इसके पहले स्टैंडिंग कमेटीज में चर्चा हुई। इसके पहले वर्षों से यह मामला चल रहा है कि मंडी के अलावा भी कोई विकल्प किसानों के खरीद के लिए होना चाहिए कृषि उत्पाद का। तो चर्चा तो अनेकों वर्षों से चल रही है। अब कानून बनने के बाद भी अगर कोई शंका है तो उसका समाधान भी है, कोई समस्या है तो उसका समाधान भी है। शिवराज जी, जिस तरह कानून पार्लियामेंट में पास हुआ, खास करके राज्यसभा में, उस पर ऑपोजिशन पार्टीज की अपनी एक गाथा है कि ये किस तरह से जबरदस्ती बिल पास किया गया। और आप चर्चा की बात कर रहे हैं कि पार्लियामेंट में, संसद में इस बात पर चर्चा हुई, तो पार्लियामेंट में तो किसान नहीं है ना। मेरा कहने का यह मतलब है कि कानून लाने से पहले क्या सरकार को चर्चा करनी चाहिए थी डिफरेंट फार्मर ग्रुप से, किसानों के संगठनों से? क्योंकि कानून जो बदल रहे थे वो किसान के ऊपर बदलाव ला रहे थे। और मैं आपको याद करा दूं कि आप कह रहे हैं और सरकार कह रही है कि बिचौलियों को निकालने का ये कानून है, लेकिन बिचौलियों के मामले में सुषमा स्वराज जी ने 2012 में अपनी एक वक्तव्य में पार्लियामेंट में ही कहा था कि बिचौलियों और किसान का बड़ा एक अजीब सा रिश्ता है और इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। बल्कि एक तब कमिटी बनी थी स्टेट गवर्नमेंट्स की, चीफ मिनिस्टर्स की, जिसकी अगुवाई करी थी उस वक्त के गुजरात मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने भी कहा था कि बिचौलियों का और किसानों का बहुत गहरा रिश्ता है। तो ये अगर आप पूरा सिस्टम बदलना चाह रहे थे तो ये चर्चा पहले नहीं होनी चाहिए। ये जो कृषि सुधार अब हो रही है, एक मिनट, आपका बहुत लंबा हो गया, के बाद सर्दी में किसान जब बॉर्डर पे बैठे हैं दिल्ली के। कृषि सुधारों के बारे में आज नहीं कई वर्षों से चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश में भी कई सालों से चर्चा हो रही है और मध्य प्रदेश में हमने किसानों के बीच में ये बात रखी, आज नहीं कृषि कानून बनाने के पहले रखी
किसानों ने व्यापक पैमाने पर इसका समर्थन किया। हमने तो पूछा कि बताओ मंडी के अलावा कोई विकल्प होना चाहिए, किसानों ने कहा होना चाहिए, और इसलिए कंसल्टेशन नहीं हुआ। ये बात गलत है। अलग अलग जगह कंसल्ट किया गया है, और पार्लियामेंट में भी किसानों के प्रतिनिधि होते हैं, कई तो किसान ही हैं। और दूसरी बात यह है कि बिचौलियों की बात मैंने अलग संदर्भ में कही। मैंने ये कहा कि कोई एक्सपोर्टर अगर खरीदना चाहता है सीधे किसान से तो आपत्ति क्या होना चाहिए, लेकिन मंडी में अगर किसान जाके बेचता है और आड़तिया के माध्यम से बेचना चाहता है तो इसमें मनाही किसको है? दोनों तरह की पद्धति लागू रहेगी। एक के अलावा दूसरा विकल्प दिया गया है तो इसमें तो कोई नुकसान है ही नहीं। आपको मंडी में बेचना है, आप प्रसन्नतापूर्वक जाइए मंडी में बेचिए। आपको लगता है कि मंडी से बेहतर दाम मुझे मंडी के बाहर मिलेंगे तो मंडी के बाहर आप जाके बेचिए। और इसलिए इसमें सारे विकल्प मौजूद हैं। आप कहीं भी बेचें, आप आड़तिया के माध्यम से बेचें, आप बिचौलिए के माध्यम से बेचें, आप डायरेक्ट बेचें। मुझे डायरेक्ट बेचने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? मध्य प्रदेश में जब ये कानून लागू नहीं था, किसान अगर घर पे बेच दे तो वो बेचना अवैधानिक होता था, और कोई व्यापारी वहां से ले जाता था तो ट्रक पकड़ लिया जाता था कि तुमने गलत ढंग से खरीदा है। अब इसमें कौन सी तुक है? अगर किसान के घर पे जाके उसने खरीद लिया, ये कानून इजाजत देते हैं, तो इसमें गलत क्या है? नहीं, माफ कीजिएगा, मैं रिफॉर्म्स के अगेंस्ट नहीं हूं। मैं और हम सब चाहते हैं कि फार्मिंग लॉज में मॉडर्नाइजेशन हो और हम आधुनिक तरीके से अपना ट्रेड कर सकें। कमोडिटी प्राइसेस जो हैं उसका लाभ पूरा किसानों तक जाए। मेरा कहना सिर्फ यह है कि कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिस पर किसानों को आंदोलन करना पड़ रहा है और ये सवाल उठाने पड़ रहे हैं, जिससे पूरे रिफॉर्म के मेजर्स पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। जिस तरह से मैं कहना चाहूंगी कि जो सेक्शन 13 और सेक्शन 15 ऑफ दीज न्यू एफपीटीसी एक्ट्स आर कंसर्न, उसमें किसानों का फंडामेंटल राइट ही ले लिया है कि आपके जितने डिस्प्यूट होंगे वो एसडीएम करेंगे। कोर्ट में जाने का हक ही उनसे छीन लिया गया है। अब इस तरह की जो चीजें कानून में हैं, इस पर लोगों को भारी आपत्ति है, और कहीं ना कहीं जो आप बेहतरी करना चाह रहे थे किसानों की, वो इन कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस में छुप कर रह गई हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? एक तो मैं आपसे ये निवेदन करूं कि मध्य प्रदेश में 80 लाख किसान हैं, खातेदार 80 लाख। अब मध्य प्रदेश में कहां आंदोलन है? किसान पक्ष में है। अब अगर दो पक्ष हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं हम इससे सहमत नहीं है, तो सरकार उनसे चर्चा कर रही है, लेकिन सहमत रहने वालों की संख्या कितनी बड़ी है? लेकिन इसके बाद भी असहमति है, कोई कमी लगती है तो खुले मन से चर्चा कर रहे हैं। इसमें आपत्ति क्या है? किसी को आए, चर्चा करें, बैठे, समाधान निकालें। भाई लोकतंत्र तो ऐसे ही चलता है। मान लीजिए बाकी किसान अड़ जाएं कि हम कोई संशोधन नहीं होने देते, तो ये चलेगा क्या? इसलिए सरकार चर्चा कर रही है, खुला ऑफर दे रही है, बातचीत कर रही है। जिद किसी को नहीं करनी चाहिए, और एक भी किसान को अगर मन में असंतोष है तो उसकी बात सुनी जानी चाहिए। सरकार उसकी बात सुन रही है, और अगर उसकी बात जायज है, वो तर्क और तथ्यों से समझाता है, तो कोई ऐसी चीज है जिसको बदलने की जरूरत है तो सरकार उसके लिए भी तैयार है। इसमें सरकार का रुख तो एकदम लचीला और खुला हुआ है। सरकार सबकी है, हर किसान की, जो बैठा हुआ है सिंधु बॉर्डर पर उसकी भी ये सरकार है। शिवराज जी, ये भी एक सवाल है कि इस वक्त सरकार ने ऑफर दिया है, काफी चीजों पर संशोधन करने को तैयार हुई है सरकार, लेकिन इस वक्त किसान बातचीत के मूड में ही नहीं है। कहीं बंद का कॉल है, कहीं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में 14 तारीख को डेमोन्स्ट्रेशंस का कॉल है। तो ये एक जो बातचीत का एक तार जो जुड़ी थी, इसके टूटने की वजह क्या है और सरकार इससे निकलेगी कैसे? सरकार तो लगातार बात करने की कोशिश कर रही है, और हम तो अपील करते हैं किसानों से कि लोकतंत्र तो संवाद से ही चलता है, इसलिए चर्चा करें, यही अपील है। शिवराज जी, आज प्रशांत भूषण जी ने एक ट्वीट किया है, और इस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि सिंगू बॉर्डर पे जो किसान बैठे हुए हैं, वहां पर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहां पर इलीगल और मैलिफाइड तरीके से जो लोग डिटेंशन में हैं,
ये उन लोगों की बात कर रहे हैं जिसे आप अर्बन नक्सल्स कहें, या उन लोग जैसे शर्जील इमाम जैसे लोग हैं, उमर खालिद जैसे लोग हैं, ये इनकी तरफ इशारा करता है। तो क्या अब ये संदेश उनकी तरफ देता है कि आपकी आवाज कर दी थी, ये जरा फिर पूरा से जो किसानों का आंदोलन है ये पॉलिटिकल पार्टीज ने हाईजैक कर लिया है? देखिए, किसानों से सरकार खुले मन से चर्चा कर रही है, लेकिन कुछ विपक्षी दल जो मैदान में मोदी जी का मुकाबला नहीं कर सकते, जिनमें क्षमता ही नहीं है, जो जनता के बीच जाते नहीं है, जिनकी जनता में स्वीकार्यता नहीं है, उनने जबरदस्ती मान ना मान मैं तेरा मेहमान, किसानों ने उनको आमंत्रित नहीं किया, वो जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे हैं, वो वंद का काल देते फिर रहे हैं, वो राष्ट्रपति महोदय से मिलने जा रहे हैं। आपसे बात जब वो किसान भी नहीं कर रहे और वो भी इजाजत नहीं दे रहे कि हम आपको आंदोलन में घुसने देंगे, तो आप ये राजनीति, घटिया राजनीति क्यों आंदोलन में घुसाने की कोशिश कर रहे हैं? ये वो बेनकाब चेहरे हैं जिन्होंने इन मुद्दों पर पाखंड किया है। पहले कुछ कहते थे, आज कुछ कहते हैं। यही राहुल गांधी जी की पार्टी, मैडम सोनिया गांधी चेयरपर्सन थी यूपीए की, तब ये वकालत करते थे कि सुधार होना चाहिए। यही कांग्रेस जो अपने मैनिफेस्टो में लिखती है कृषि कानूनों में सुधार के बारे में, वो पूरी तरह से कल्टी पलटी मार के और फिर कहने लगी कि ये गलत है। ऐसे दोगले और दो मुहापन रखने वाले नेता और राजनीतिक दलों पर जनता को भरोसा नहीं, ये तो पहले ही नकारे जा चुके हैं। शिवराज जी, राहुल गांधी की आपने बात छेड़ी, तो राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया है और कहा है, पहले उन्होंने चौकीदार चोर की एक मुहिम चलाई थी और अब उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि ये जो कानून है किसानों के लिए, ये दिन दहाड़े चोरी हो रही है, दिस इज मोदीज थेफ्ट। इस पर आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी जरा मानसिक रूप से परिपक्व हों, गंभीरता और गहराई से सोचें। वो खेती किसानी के बारे में क्या जाने, उनको तो ये पता ही नहीं कि प्याज जमीन के नीचे होता है कि जमीन के ऊपर होता है। उनने चौकीदार चोर की बात कही तो जनता ने उनको बुरी तरह पीट दिया चुनाव में। आप उनकी हालत देख लीजिए, कांग्रेस की हालत देख लीजिए, पूरे देश में कहाँ है। और अब ये खुलेआम चोरी हो रही है। अब इतने बड़ी पार्टी के नेता को ऐसे बचकानी हरकतें करनी चाहिए कि कुछ भी बयान दे देते हैं और जनता उनका मजाक उड़ाती है। मैं उनके बारे में क्या कहूं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के लिए तो ये एक प्रॉब्लम है, इस तरह का ब्लॉकेड। और लोगों का कहना है कि 2022 तक एनडीए सरकार का वायदा था कि किसानों की आमदनी दुगनी होगी। इसके कहीं भी कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे और अब आप सुधार करना चाह रहे हैं इन कानूनों के जरिए, तो कानून किसी तरह इस तरह के आंदोलन में फंसे हुए हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि आगे चलकर हमारी राजनीति क्या इसी तरह हुआ करेगी? जो रिफॉर्म ऑपोजिशन पार्टीज के लिए सही थे कल तक जब वो सरकार में थे, आज वो उनके लिए बुरे हो गए हैं और आंदोलन का एक कारण हो गए हैं। हमारे देश में कभी भी एक कंसेंसस की राजनीति, स्पेशली इकोनॉमिक इश्यूज में, कभी हो सकती है? ये आपको फ्यूचर में कभी लगता है? देखिए, मैं पहले तो एक बात कहूं कि किसानों की आय दुगनी करने के लिए मोदी जी प्रतिबद्ध है, भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। और राजनीति से हटके बात करें तो किसानों की आय दुगनी करने के और भी उपाय हैं। मैं 4 उपाय मानता हूं। एक, किसान का उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, जिसके लिए मोदी सरकार और हमारी राज्य सरकारें बहुत शिद्दत से काम कर रही, चाहे सिंचाई का रकबा बढ़ाने का मामला हो, समय पे खाद, अच्छे बीज उपलब्ध कराने का मामला हो, पद्धतियां बदलने का सवाल हो। उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा पर हेक्टर। नंबर 2, उत्पादन की लागत घटानी पड़ेगी। मध्य प्रदेश में 0% ब्याज पे कर्जा देके, मिट्टी का सॉइल हेल्थ कार्ड बना के, कौन सा खाद कितना डालना चाहिए, नई पद्धतियां लाके इस लागत को भी घटाने की कोशिश की है। और नंबर 3, उत्पादन के ठीक दाम देना चाहिए। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीद जारी रहेगी, लेकिन बाहर बेहतर दाम मिले, इसलिए कृषि कानून लाए गए। और नंबर 4, अगर नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करनी चाहिए। तो उसकी भरपाई के लिए भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, करोड़ रुपया। मैं तो उदाहरण हूं, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने तो प्रीमियम नहीं भरा था 2200 करोड़ रुपया, इसलिए किसान को फसल बीमा योजना के पैसे नहीं मिले थे। इस साल 8000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में फसल बीमा योजना के डाले गए हैं। हमको कृषि की जो परंपरागत खेती है उसके अलावा भी दूसरे तरीके कृषि वानिकी हो, मधुमक्खी पालन हो, दूध का पालन हो, मछली पालन हो, एक नहीं अनेकों प्रकार के उपाय करने पड़ेंगे, जो सरकार लगातार कर रही है।
और मोदी जी के नेतृत्व में लगातार काम हो रहे हैं। थोड़ा समय लगेगा लेकिन उस दिशा में पूरी गंभीरता से बढ़ रहे हैं। जहां तक राजनीतिक दलों का सवाल है, उनको खुद अपने गिरावा में जाके विपक्षी दलों को सोचना चाहिए, क्या इस तरह की राजनीति, कल हम कहते थे सही है तुम करो तो पुण्य और हम करें तो पाप, क्या ये देश को सही दिशा में ले जाएगी? ये उनके लिए आत्मचिंतन का विषय है। शिवराज जी, लेकिन आपने किसान आंदोलन को बहुत करीबी से देखा है। मंदसौर में फायरिंग हुई थी और बड़ी राजनीतिक कंट्रोवर्सी हुई थी उस वक्त 2 साल पहले। उसके बाद इलेक्शन में भी शायद आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था, जब बीजेपी और कांग्रेस में हल्का सा फासला रह गया था और कमलनाथ जी ने सरकार बनाई थी। आपकी जो एक्सपीरियंस है किसान आंदोलन के साथ, आज हम 15वें दिन में हैं इस आंदोलन के, अगर ये आंदोलन और चलता रहा तो क्या वायलेंट हो सकता है? इसको हैंडल करना क्या और मुश्किल हो सकता है? नहीं, हम तो सभी किसानों से अपील करेंगे, हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। हमारा देश प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, शक्तिशाली और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए चर्चा करके हमको समस्या का समाधान निकालना चाहिए। मंदसौर में जो कुछ हुआ उसके लिए आज भी मेरे मन में तकलीफ है, लेकिन अगर आप वहां भी देखेंगे तो मंदसौर की लोकसभा की 8 में से 7 सीटें चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीती थी। छोटी सा फासला अगर कोई रह गया था तो इसलिए कि कांग्रेस ने कई झूठे वादे किए थे, जैसे हम सब किसानों के 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ कर देंगे, जो प्रैक्टिकली हुआ ही नहीं। तो इस तरह के वादों के कारण कुछ हमको कठिनाइयां हुई थी, लेकिन मैं उससे हटके कहना चाहता हूं कि हिंसा किसी समस्या का समाधान है ही नहीं। चर्चा से ही समाधान निकालेंगे। हमारा देश आगे बढ़ता हुआ राष्ट्र है और आज एक नए मुकाम पर हम दुनिया में पहुंचे हैं। इसलिए समाज के सब वर्गों को साथ में लेके मिल के शांति से आगे बढ़ना, समस्या आए तो उसका समाधान निकालना, यही तरीका है लोकतंत्र में और भारतीय जनता पार्टी उसी तरीके पे आगे बढ़ेगी। लव जिहाद का जो इशू है, आपके यहाँ के मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने भी कहा है, मध्य प्रदेश की सरकार से भी ऐसी बातें आई हैं कुछ मंत्रियों से कि शायद यहाँ भी लव जिहाद का कानून होगा। ये बेटी बचाओ अभियान ही है हमारा, कि गलत तरीके से अगर कोई बेटियों को ले जाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ हम कड़ा कानून बना रहे हैं, उनको हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बेटियों को भी बचाना है। शिवराज जी, इससे हटकर मैं राजनीतिक सवाल भी पूछना चाहती हूं, और मैं ये पूछना चाहती हूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट है, जो रेड्स हुई थी चुनाव के आसपास और पैसे निकले थे, उसमें तब ये आरोप लगे थे कि कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी के लोग कहीं ना कहीं सरकारी डिपार्टमेंट से कम 20 करोड़ रुपए डाइवर्ट कर चुके हैं, चाहे ये पोषण स्कीम का हो, एनर्जी का हो, एक्साइज का हो, ट्रांसपोर्ट का हो, काफी जगह से। तो ये इनकम टैक्स की रिपोर्ट है और इसमें कुछ पुलिस के अधिकारियों का भी नाम है, लेकिन इनकम टैक्स की रिपोर्ट होते हुए भी ना सेंटर ने ना आपकी सरकार ने इन पुलिस अधिकारियों पर कोई इन्वेस्टिगेशन की है, ना कोई उन पर एफआईआर दर्ज हुए हैं। क्या करप्शन के मामले में हर सरकार सांठगांठ में रहती है कि चलिए आपके समय हुआ तो आपके समय हुआ, जब हमारे समय होगा तो हमारा भी ध्यान रख लेना? लोगों के मन में ये शंका रहती है। सरकार ने मध्य प्रदेश को लूट का अड्डा बना दिया था और वल्लभ भवन भी दलालों का अड्डा बन गया था। कुछ मामलों में सरकार कार्रवाई कर रही है, कुछ में कार्रवाई इनकम टैक्स और बाकी जो संस्थाएं हैं जो संबंधित उनको करनी है। जिनने गड़बड़ की है उनके खिलाफ एक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई जारी है। करप्शन करने वाले कोई भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। राज्य के पुलिस अधिकारियों के यहां ये जो कैश था, जो कमीशन था या जो डाइवर्टेड कैश था, वहां पर स्टोर किया जा रहा था, शायद क्योंकि उस वक्त मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगा हुआ था पूरे राज्य में। तो ये अधिकारी तो राज्य के अधिकारी हैं।
क्या राज्य की सरकार मांग करके इन फाइंडिंग्स को इनकम टैक्स के इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से मंगाकर पूछ कर कार्रवाई नहीं कर सकते? क्योंकि जो माल है, जो लोग हैं, वो सारे तो राज्य सरकार के हैं। इनकम टैक्स जो भी अपनी रिपोर्ट देगा उसमें राज्य शासन को जो कार्रवाई करनी आवश्यक है वो जरूर करेंगे, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। बाकी उसकी एक प्रक्रिया है इनकम टैक्स की, उसकी रिपोर्ट आए, इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाए और उसके बाद जो तथ्य आएंगे उन तथ्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। शिवराज जी, मैं एक और बिंदु छेड़ना चाहती हूं और वो है लव जिहाद का जो इशू है। आपके यहाँ के मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने भी कहा है उत्तर प्रदेश में लव जिहाद का एक कानून लाया गया है और मध्य प्रदेश की सरकार से भी ऐसी बातें आई हैं कुछ मंत्रियों से कि शायद यहां भी लव जिहाद का कानून होगा। शिवराज जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ऐसा कानून क्या आप लाने वाले हैं मध्य प्रदेश में? देखिए, उसको अलग संदर्भ में देखिए। बेटियों के खिलाफ अपराध करने वाले, उनको धमका के, उनको बहका के, उनको फुसला के ले जाने वाले और फिर नरक में धकेल देने वाली कई घटनाएं मध्य प्रदेश में हुई है। अभी कुछ दिन पहले एक 14 साल की बच्ची ले जाई गई और पहले से जो ले गया था उसकी एक और महिला थी जिसकी उम्र 40 साल थी। अब ऐसे में जो बेटियां जाती हैं इनकी जिंदगी नरक बन जाती है और इसलिए ये बेटी बचाओ अभियान ही है हमारा कि गलत तरीके से अगर कोई बेटियों को ले जाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ हम कड़ा कानून बना रहे हैं, उनको हम नहीं छोड़ेंगे क्योंकि बेटियों को भी बचाना है। अब हमने एक बेटी नेपाल की बॉर्डर नूरगंज पे ले जाके रखी थी और जो लेके गया थे वो बदमाश थे। अब अगर कोई प्यार के नाम पे बदमाशी करेगा, बेटियों की जिंदगी तबाह करेगा, तो उन लोगों को हम नहीं छोड़ेंगे किसी भी कीमत पे। और इसलिए ऐसे कृत्य करने वालों के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार भी कड़ा कानून लाने वाली है। लेकिन शिवराज जी, ऐसे कानून तो ऑलरेडी एग्जिस्टेंट है, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, उन्हें बचाने के लिए हो, क्रिमिनल प्रोसीजर के हो, एंटी कन्वर्जन का भी आपके यहाँ कानून है। तो ये लव जिहाद का नया कानून लाकर ऐसे लोग अभी, क्योंकि आज ही उत्तर प्रदेश से कई ऐसी घटनाओं का वर्णन किया गया है कि लड़की लड़के को ले जाके थाने में बिठा देते हैं, तो ये तो लोगों को हैरेसमेंट भी तो हो सकता है। हैरेसमेंट का सवाल ही नहीं है और ना इसको और किसी नजरिए से देखा जाना चाहिए। कई ऐसे लोग पाए गए कि जो सामान्य कानूनों के तहत जेल जाते हैं, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन में जमानत हो जाती है, फिर वैसे करने लग जाते हैं। तो ये जो प्रवृत्ति जिनकी है उन लोगों को डरने की जरूरत है और मैं तो उनको कहूंगा बदमाश है जो इसी काम में लगे रहते हैं, उनको डरने की जरूरत है। बाकी इसको और किसी दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। पर शिवराज जी, 21वीं सदी में क्या प्यार मोहब्बत पे कानून बनाए जाएंगे, पहरे लगाए जाएंगे? ये प्यार पे पहरा नहीं है, ये जो बदमाशी करके बेटियों की जिंदगी तबाह करने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई है। ये मैं कह रहा हूं कोई प्यार पे पहरा नहीं है, लेकिन जो जानबूझ के इसका फैसला कौन करेगा? पुलिस थाने में इंस्पेक्टर फैसला करेगा? इंस्पेक्टर फैसला नहीं करेगा, कानून फैसला करेगा, न्यायालय फैसला करेगा। कार्रवाई जो पुलिस को करनी वो पुलिस करेगी, बाकी फैसला अदालत करेगी। लेकिन बेटियों की जिंदगी तबाह करने वाले उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि एक नहीं सैकड़ों बेटियां लगातार जाती हैं, गायब हो जाती हैं, मिलती नहीं है, उनकी जिंदगी नरक बन जाती है। उन बेटियों को बचाना यह शासन की जवाबदारी है जो हम पूरा करेंगे। लोग, ये आपके जो क्रिटिक्स हैं वो ये सवाल उठाते हैं कि भाजपा में भी ऐसे लोग हैं, नेता हैं जो मुसलमान हैं, जिन्होंने ये इस दृष्टि से आप मत देखिए, शादी की है। आप मैंने किसी पंथ का नाम नहीं लिया, आप इस दृष्टि से मत देखिए। नकवी जी हैं, मैंने आपको बार-बार तो ये भी लव जिहाद है क्या? मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि उस दृष्टि से मत देखिए। जो बदमाश हैं, जिनका धंधा है ये इस तरह की गतिविधियों में लगे रहते हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, उनको हम नहीं छोड़ेंगे। बाकी ये कोई प्यार के खिलाफ नहीं है। शिवराज जी, बाइपोल्स का मैं चुनाव का जिक्र करूंगी यहां पे, और मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी आपकी परफॉर्मेंस रही है।
आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि आज बिहार के चुनाव, बाईपोल के चुनाव में जो बीजेपी को बढ़त मिली है, उससे अब जिला परिषद और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हैदराबाद के जो चुनाव थे उसके भी सेलिब्रेशन होने लगे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये कोविड की हैंडलिंग या फार्म लॉज के संदर्भ में ये सक्सेस है बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी ऐसा ही दिखाना चाहती है लोगों को? देखिए, भारत के लोग, भारत की जनता प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के पीछे खड़ी है। प्रधानमंत्री जी भारत के लिए भगवान का वरदान है, ऐसा नेता जिसके दिमाग में दिन और रात अपने देश की प्रगति और जनता का कल्याण ही जिसके लिए सर्वोपरि है, और जो दिन और रात काम में जुटे हुए हैं, लोग उन पर भरोसा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करते हैं। इसलिए अगर हम कारपोरेशन के चुनाव में भी जीत रहे हैं, हैदराबाद में अगर 12 गुना ज्यादा सीट लेके आ जाते हैं, तो ये सचमुच में मोदी जी के लिए प्यार है जनता का, और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन है। तो इसलिए सेलिब्रेशन अगर कहीं जीतते हैं तो भारतीय जनता पार्टी तो हर चुनाव को चुनाव मानती है, और नगरों के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए, पंचायत के हो या नगरीय चुनाव इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। और ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है, ताकि सही जनप्रतिनिधि चुन के आए और ठीक ढंग से विकास के काम में लगे। शिवराज जी, लोग ये भी कहते हैं कि आप अब भाजपा के पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर हैं, आप चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं प्रदेश के। क्या इस वक्त आप चीफ मिनिस्टर बन के ही अपनी इनिंग्स करना चाहेंगे, या आपका कोई ऐसा विचार है कि आप दिल्ली की तरफ अपना रुख करें और 24 के जो इलेक्शन है उसमें आपका कोई सेंट्रल रोल रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति खुद तय नहीं करता कि मुझे क्या करना है, तय करती है पार्टी किसकी क्या भूमिका रहेगी। जहां तक मेरा सवाल है, मुझे मध्य प्रदेश में काम मैं करूं, यह फैसला पार्टी का है, और एक विनम्र कार्यकर्ता के नाते उस काम में मैं लगा हूं। जो पार्टी कहती है हम वही करते हैं, हमारी अपनी व्यक्तिगत कोई सोच नहीं होती। और ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनके साथ आपका ईंट पत्थर का बैर था जब तक वो कांग्रेस में थे, आज आप भाई भाई हैं। पहले उन्होंने आपको कंस मामा बुलाया हुआ है, और पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में एक दूसरे की तरफ से बहुत कटु बातें कही गई हैं। आज उनके साथ आपके कैसे रिश्ते हैं? क्या आप चाहेंगे कि वो केंद्र में रहें, आप यहां मुख्यमंत्री रहें, या रोल रिवर्सल का भी कोई आपके बीच में कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग? देखिए, आदरणीय सिंधिया जी बहुत लोकप्रिय नेता हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मानवीय संवेदनाओं से भरे हुए हैं। हम सब लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं, हम सब साथ भारतीय जनता पार्टी में हैं, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए जो रोल तय करेगी वो उस रोल में रहेगा। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कल आप इतना प्यार मोहब्बत दिखा रहे हैं, ये प्यार मोहब्बत एक साल पहले तो नहीं नजर आ रही थी आप में और सिंधिया जी में। बहरहाल शायद राजनीति लोगों की जो आउटलुक है उसको बदल देती है। आपका आउटलुक बदला है क्योंकि सिंधिया जी ने आपकी सरकार को एक दूसरा मौका दिया है मध्य प्रदेश में आने का। हमारे राजनीतिक मतभेद रहे, लेकिन व्यक्तिगत विद्वेष हमारे कभी नहीं रहे। मित्रता हमेशा रही है। हाँ, राजनीतिक मतभेद थे हमारे, वो अंतर थे, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, तो हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। शिवराज जी, कल बंगाल में एक तरह से पहले अमित शाह जी गए और कल जेपी नड्डा जी गए, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, और हमने देखा किस तरह से उनके कॉन्वॉय पर अटैक हुआ। क्या यहां से आगे जाते हुए अगर कोई भी ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट हो और उसमें कोई दूसरी पार्टी आती है, चाहे भाजपा की स्टेट हो और ऑपोजिशन पार्टी प्रत्याशी होती है इलेक्शंस में, तो क्या हम इसी तरह का वायलेंस और टारगेटिंग देखेंगे? क्या ये हमारे लोकतंत्र के लिए सही है? लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा की इजाजत नहीं दी जा सकती। ममता जी बौखला गई हैं आसन्न पराजय से, और इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि उनकी बुद्धि बिगड़ गई है। अब एक पार्टी अगर काम करने जा रही तो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पे पत्थर चलाए जाएंगे, और अगर कोई प्रतिक्रिया पूछता है कि ये हमला हुआ, तो उनके बारे में, माननीय नड्डा जी के बारे में जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया,
क्या ये संस्कार को इसको कह सकता है? बंगाल वो धरती है जिसके महापुरुषों ने पूरे देश ने दुनिया को दिशा दी है। स्वामी विवेकानंद जी हो, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, कितने कितने महापुरुष, महर्षि अरविंद घोष हो, उस धरती को बदनाम करने में लगी हुई है आज ममता बनर्जी जी। और मैं कह रहा हूं साफ, आप नोट कर लीजिए और हमारे टाइम्स नाउ के दर्शक मित्र सुन लें कि जेपी नड्डा जी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के, कैलाश जी भी जिस पर शामिल, ये जो हमला हुआ है, पथराव हुआ है, इसको बंगाल की जनता सहन नहीं करेगी। ये टीएमसी के कफन में अंतिम कील साबित होगा, क्योंकि देश की जनता ऐसी हिंसा में भरोसा नहीं रखती। शिवराज जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है, हम एक आधुनिक भारत की नींव रख रहे हैं। कल प्रधानमंत्री जी ने एक नए पार्लियामेंट का भूमि पूजन किया और हम नई पीढ़ी के लिए एक नया प्रतीक की बात कर रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में आप एक काउ कैबिनेट बना रहे हैं, कर्नाटका में एंटी काउ स्लॉटर बिल ला रहा है। क्या हम आधुनिक होने की बजाय कहीं संस्कृति की ऐसी चीजें उठा रहे हैं जिससे हमें वोटों का लाभ हो, या इसमें हमारी कोई साइंटिफिक रीजन है? क्योंकि लोग कहते हैं कि जो ऐसी गाय है जब दूध देना बंद करती है तो वो बोझ बन जाती है किसान पर। तो हम आधुनिक के साथ ये पॉलिटिकल चीजें वोट बैंक की राजनीति के लिए क्यों कर रहे हैं? देखिए, एक तो मैं ये कहूं कि विकास हमारा मुख्य एजेंडा है। आप देख लीजिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कितने विकास के काम किए हैं, लेकिन ये सोच भारत का कभी नहीं रहा कि गाय बूढ़ी हो जाए तो उसको कटने भेज दिया जाए। लोगों की मन में अगर कोई श्रद्धा और आस्था है, और वैसी गाय अगर सड़क पे घूम रही है और सड़क पे घूम के कई बार वो टकराती है, मारी जाती है, दूसरों को दिक्कत होती है, वो गाय जिसने जिंदगी भर दूध दिया, बुढ़ापे में क्या यही विकल्प है? यही आधुनिक सोच है कि काट दो उसको? अगर हम उसको व्यवस्थित करने की बात करते हैं कि वो गौशालाएं में रहे, वहां उनको चारा मिल जाए, वहां उनको भूसा मिल जाए, और वो आर्थिक रूप से भी गौशाला स्वावलंबी हो, और इसलिए गाय के गोबर से, गोमूत्र से, अब ऑर्गेनिक खाद बनता है गोबर से। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये बात करती कि हम ऑर्गेनिक खाद बनाएंगे, कई तरह का कीटनाशक बनता है गोमूत्र से। हम अगर कीटनाशक बनाने की बात करते हैं, ये भी वो कीटनाशक जो इंसान की जिंदगी के लिए खतरा नहीं होता। ऑर्गेनिक खेती आज की जरूरत है, जहर खा रहे हैं हम कई तरह के पेस्टिसाइड्स के कारण। तो क्या मनुष्य को इतना क्रूर होना चाहिए कि बाकी विकल्प अगर उपलब्ध है, अगर मैंने ये तय कर दिया कि भाई हम ऐसा करते हैं कि अगर गाय रहे तो गोमूत्र से औषधि बनाओ, गाय के गोबर से आप खाद बनाने का काम करो, दूसरी 17 चीजें बन सकती, लकड़ी की जरूरत पूरी कर सकती है। गाय के गोबर से जो कंडे बनते हैं वो आधुनिक तरीके के कंडे आजकल बन रहे हैं, उसमें पेड़ काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर्यावरण बचेगा। अब अगर ये भी हम सोचते हैं और हम 3-4 मंत्रियों को कहते हैं कि मिलके गाय को कैसे आर्थिक आधार पर हम गौशालाएं बेहतर बना सकते हैं, बिना सरकारी खर्चे के चल जाए इन्हीं चीजों से जो गौमाता हमें देती है, तो इसमें आपत्ति क्या है साहब? क्या आधुनिक सोच यही कहता है कि नहीं बस काट के फेंक दो? क्या आधुनिक सोच यही है कि कीटनाशकों के नाम पर हम लोगों को जहर देते रहें, फर्टिलाइजर के नाम पे ऐसी चीजें हम फसल में डालें जो पूरे अन्न और सब्जियों को ही जहरीला कर दे? अगर उसके दूसरे विकल्प हो सकते हैं और पशु भी बच सकते हैं तो वो विकल्प क्यों नहीं आजमाने चाहिए? अगर इस ढंग से हम काम करते हैं, कई गौशालाएं आप देखिए इतना बेहतर काम कर रही है, सेल्फ सफिशिएंट है, अपने पैरों पे खड़ी है, उनके गोबर का, उनके गोमूत्र का बेहतर उपयोग हो रहा है। अगर इस दिशा में हम सोचते हैं तो इसमें कौन सा पिछड़ा सोच हो गया ये? और कोई इसको पिछड़ा कहता तो कहे। तो गौ कल्याण के लिए जो आपने स्टेप्स लिए हैं, आपने उनका तर्क भी दिया। दूसरी तरफ आम आदमी जो कोविड अभी कोई टैक्स नहीं लिया, कोई कर नहीं लिया, कोई टैक्स नहीं लिया। ये जानकारी बिहार गलत है। के इलेक्शंस में कहा गया था फ्री वैक्सीनेशन, तो क्या आप भी कुछ ऐसा प्लान बना रहे हैं कि फ्री हमारी तैयारी आम आदमी को हमारी तैयारी है पूरी वैक्सीनेशन के लिए। और अब मैं आपसे इजाजत इसलिए चाहूंगा मैडम कि मेरे पहले से कार्यक्रम तय है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। पे बात हुई और टाइम्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद पर अपने विचार देने के लिए। जी बहुत धन्यवाद।